मित्रों नमस्कार। भाषा और भाषा विज्ञान को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने देखा भाषा की परिभाषा और भाषा की विशेषताएं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखेंगे भाषा के प्रकार और भाषा के भेद या भाषा के अंग कौन से हैं, इस पर हम अब विचार करेंगे। भाषा के जो प्रकार है वो मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसको केवल बोला जाता है, जैसे लोक भाषा है ना, लोक बोलियाँ। जैसे लोक साहित्य, हमारा जो लोक साहित्य पूरा का पूरा ये लोक भाषा में है, वो लौकिक अर्थ में वह सिर्फ बोले जाने वाला साहित्य है। मौखिक ऐसा वो साहित्य है। उसमें क्या होता है, परंपरा से माँ से लड़की, लड़की को उसकी लड़की, उसकी लड़की को उसकी लड़की को, ये परंपरा से वो गाने या वो गीत या वो नाट्य जो है वो परंपरा से आता है, उसे कहते हैं लोक साहित्य। उसमें लोकगीत होते हैं, लोक नाट्य होते हैं, तमाशा, जैसे महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण विधा है तमाशा, फिर लावनी है ना, लोक नृत्य है लावनी, और गाने हैं जो गीत है बहुत सारे, वह सब आ जाता है मौखिक भाषा में, जो भाषा केवल बोली जाती है। फिर दूसरा प्रकार है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है कि वह परिनिष्ठित भाषा होती है जो लिखी जाती है, उसमें व्याकरण होता है और व्याकरण सदृश होने के कारण या उसमें व्याकरण होने के कारण वह भाषा शुद्ध रूप में लिखी जाती है। इसलिए जो भाषा लिखी जाती है, मतलब क्या, पत्राचार में होगा, कहानी में, निबंधों में, कविताओं में, उपन्यासों में, नाटकों में, जहाँ जहाँ भी लिखा जाता है वह भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं, वह शुद्ध होती है। मौखिक भाषा अपेक्षाकृत अशुद्ध होती है, सीमित क्षेत्र में वो बोली जाती है, लेकिन लिखित भाषा जो है ये परिमार्जित होती है, परिनिष्ठित रूप होता है, इसलिए वह कहीं भी लिखी जा सकती है। फिर तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब इशारों से बातें करने वाली भाषा। जैसे हमने देखा कि पुलिस हवलदार जो है, ट्रैफिक पुलिस, वो खड़ा है और फिर कहता है रुक जाओ, फिर इसको कहता है जाओ, उसको कहता है रुको, इसको कहता है जाओ, इसको कहता है जाओ, इसको कहता है रुको। आपने देखा होगा वो इस तरह से करते रहते हैं। तो वो सांकेत की भाषा है, वो मुख से कुछ नहीं बोलता, इशारों से वो बोलता है। ठीक उसी तरह से सिग्नल होते हैं हर चौक में, वो सिग्नल भी अगर लाल लाइट लगता है तो गाड़ियाँ रुक जाती है, ऑरेंज होता है तो गाड़ियाँ कुछ धीरे धीरे चलती है, और अगर हरा हो जाता है तो गाड़ियाँ जल्दी से चली जाती है। ये सांकेतिक भाषा। या आप जब कहीं भी जा रहे होते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ हर इसमें माइलस्टोन लगे होते हैं ना, एक पत्थर लगा होता है, उस पत्थर पर लगा होता है कि धुले 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो वो जो है ना, वो भी हमें संकेत बताता है कि यहाँ से 5 किलोमीटर पर वह शहर है या वह गांव है। तो ये हो जाती है सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो इस तरह से भाषा के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, अब हम उसके साथ साथ देख रहे हैं कि भाषा जो है उसके रूप कौन से हैं। भाषा के रूप है ना, ये तो प्रकार हुए 3 प्रकार के, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, है ना। अब हम देखेंगे उसके रूप। भाषा जो है यह मनुष्य के जन्म से, या ऐसा कहूँ कि निसर्ग ने जब भी सजीव का निर्माण किया होगा, सृष्टि का निर्माण किया होगा, तब से यह भाषा चल रही थी, है ना। पहले वो सांकेतिक होगी, फिर मौखिक थी, और फिर वो क्या हो गई, लिखित स्वरूप में आ गई, और अब लिखित स्वरूप में हम बोलते हैं। तो ये इसी के आधार पर उसके भिन्न भिन्न रूप किए जाते हैं। जैसे उसका सबसे पहला रूप है वो है बोली। बोली भाषा उस बोली उसे कहते हैं कि जिसमें ग्राम्य भाग के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं, या उसमें मौखिक रूप से कथाएं, कविताएं, गीत, नाट्य जिसमें चलता है, वो जो भाषा होती है उसे क्या कहेंगे हम? बोली भाषा। फिर दूसरा रूप है परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा यह लिखित भाषा का ही रूप है, क्योंकि लोक बोली जो है वो लोक बोली है,
और परिनिष्ठित भाषा क्या है कि उस बोली का साफ सुथरा रूप है, जिसमें व्याकरण आदि सब कुछ उसमें अब जुड़ा हुआ है, उसका शुद्ध रूप हो गया है, और फिर शुद्ध रूप आकर फिर उस भाषा का उसमें लिखने योग्य वह भाषा हो जाती है, और उसे राजकीय भी आधार होता है, और उस भाषा में धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक सारे आंदोलन चलते हैं। उस भाषा को हम क्या कहेंगे? परिनिष्ठित भाषा। फिर तीसरा रूप है भाषा का, वो है प्रांतीय भाषा या प्रादेशिक भाषा। प्रांतीय भाषा का मतलब ये है कि वह प्रांतीय भाषा उस भाषा को कहते हैं जो किसी विशिष्ट प्रदेश में या विशिष्ट प्रांत में बोली जाती है, उसे कहा जाता है प्रांतीय भाषा या प्रादेशिक भाषा। बोली भाषा से प्रांतीय भाषा को बोलने वालों की संख्या अधिक होती है, ठीक है, तो वो होती है प्रांतीय भाषा। फिर चौथा रूप है भाषा का, वो है राज्य भाषा। राज्य भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें किसी एक राज्य के लोग, अधिकाधिक लोग, जिसमें आचार विचार व्यवहार करते होंगे, अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम जिसे करते होंगे, उसे कहते हैं राज्य भाषा। उदाहरण के रूप में अगर हम कहें तो महाराष्ट्र ये राज्य है, इसमें मराठी भाषा यह राज्य भाषा है। या नीचे आप तमिलनाडु में चले जाए तो तमिल है, आंध्र में चले जाए तो तेलुगु है, केरला में चले जाए तो मलयालम है, गुजरात में चले जाए तो गुजराती है। इस तरह से भाषा जो है अपने अपने राज्य की एक प्रमुख भाषा होती है और उसे राज्य भाषा कहते हैं। वहाँ की जो सरकार होती है वह सरकार भी राज्य भाषा के मार्फत ही अपना सरकारी कारोबार करते हैं, इसलिए राज्य भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा होती है, ठीक है। तो इसके बाद पांचवी भाषा आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें किसी भी राष्ट्र के अधिकाधिक लोग विचार करते होंगे, बोलते होंगे, लिखते होंगे, आचरण विचरण करते होंगे, उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। उदाहरण के रूप में भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है, इसीलिए हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन अगर संवैधानिक दृष्टि से अगर देखें तो अभी भी हिंदी यह हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। यद्यपि वह सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, फिर भी तमिल, तेलुगु ये जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं के मतलब दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं, इन लोगों ने अभी भी हिंदी को पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं किया है। इसीलिए हम लोग हिंदी को पूर्णतया राष्ट्रभाषा नहीं कहते, ठीक है। तो ये हो गई राष्ट्रभाषा। और फिर उसके अगली छठवीं जो भाषा है, छठा रूप जो है भाषा का, वो है राजभाषा। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा में राष्ट्र का संबंध, राष्ट्र का व्यवहार, सरकारी कारोबार जिस भाषा में चलता है उसे राजभाषा कहते हैं। आप समझो, राज्य भाषा मतलब राज्य का व्यवहार, मतलब महाराष्ट्र का व्यवहार जिसमें चलेगा वो राज्य भाषा। राजभाषा मतलब क्या? पूरे राष्ट्र का, मतलब पूरे भारतवर्ष का जो व्यवहार है वह जिस भाषा में चलेगा उसे कहेंगे हम राजभाषा। और हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 के दिन हमारे संविधान में हमारे लोकसभा और राज्यसभा ने इसको मान्यता दी कि हिंदी ही भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, इसीलिए हिंदी को ही राजभाषा कहा जाए। यही कारण है कि हिंदी हमारी राजभाषा है और यही कारण है कि हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। फिर अंतिम जो रूप है भाषा का वह है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार होते हैं, मतलब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जिस भाषा में व्यवहार करता है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अगर भारत को इंग्लैंड से कोई वार्तालाप करना होगा तो वो हिंदी के माध्यम से करेंगे क्या? और करेंगे भी तो उन लोगों की हिंदी समझेगी क्या? नहीं समझेगी। इसीलिए उनको अपनी भाषा नहीं समझती या उनकी भाषा हमें नहीं समझती, तो हम एक ऐसी भाषा को चुनते हैं जो पूरे विश्व में एक यूनिक भाषा होती है। तो उस भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं, इन दोनों राष्ट्रों के बीच में व्यवहार होता है।
जैसे चाइना की मूल भाषा चाइनी भाषा है ना, चाइनीज़ चीनी भाषा है, और हमारे भारत की मूल भाषा है हिंदी। अब हिंदी में बोलेंगे, वो चीनी में बोलेंगे, तो हमारा कोई व्यवहार नहीं हो पाएगा। इसीलिए अंग्रेजी यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसीलिए अंग्रेजी भाषा का विश्व के सभी देशों में प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिए अंग्रेजी भाषा का ही उपयोग होता है, इसीलिए हम अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। ठीक है, समझ गए आपको? तो भाषा के 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। फिर भाषा के रूप हमने देखा, बोली, परिनिष्ठित भाषा, प्रादेशिक या प्रांतीय भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इस तरह के 7 रूप जो है वह भाषा के होते हैं, उसको हमने देख लिया। ठीक है, फिर जो अगला टॉपिक है उसे भी हम इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे, वो है बोली और भाषा में अंतर। बोली और भाषा में क्या अंतर है, यह मूलतः आपको मैंने तो पहले से, अब मैं इस वीडियो को जब से हमने शुरू किया तब से मैं आपको बता रहा हूं कि बोली जो है यह मौखिक भाषा है। इसको अधिकतर अनपढ़ लोग, सीधे साधे गांव वाले लोग इस भाषा में अपने व्यवहार का व्यावहारिक रूप उसको वो देते हैं। किसी को समझ लो चने खरीदने जाना है, चाय पत्ती लेने जाना है, शक्कर लेने जाना है, तो वो अपनी लोक बोली में बोलता है, उसे हम लोग बोली कहते हैं, और वो क्षेत्र जो है वह सीमित होता है। जैसे धुलिया ज़िले में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली बोली कौन सी है, तो आयरानी है ना, अर्थात कोकनी भी बोली जाती है, पावरी भी बोली जाती है, लेकिन सबसे अधिक अगर हम इसका विचार करें तो हमारे इस एरिया में, हमारे इस विभाग में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो आयरानी है। और हमारी भाषा कौन सी है, तो हमारी भाषा है मराठी, क्योंकि आयरानी का परिमार्जित रूप है मराठी। तो हम ये जब हम पत्र वगैरह लिखते हैं तो हम आयरानी में नहीं लिखते, हम मराठी में लिखते हैं। इसका कारण यह है कि मराठी यह परिनिष्ठित भाषा है, यह लिखित भाषा का स्वरूप है, और आयरानी यह हमारी मौखिक स्वरूप है, और यह बोली जो होती है उसका किसी भी प्रकार का व्याकरण नहीं होता। भाषा जो होती है उसका अपना एक स्वतंत्र ऐसा व्याकरण होता है। बोली जो होती है वह सीमित क्षेत्र में, कम से कम क्षेत्र के लोगों में बोली जाती है। भाषा जो होती है इसका विस्तृत स्वरूप होता है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां बोली जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र की भाषा है मराठी, लेकिन यहाँ पर कोकणी भी बोली जाती है, पावरी भी बोली जाती है, आयरानी भी बोली जाती है, खानदेशी भी बोली जाती है, वराडी भी बोली जाती है, मराठवाड़ी भी बोली जाती है ना। तो इस तरह की कई भाषाएं आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बोलियाँ मिल जाएगी। तो एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियाँ होती है, बोली के अंदर कोई भाषा नहीं होती, क्योंकि बोली भाषा का सूक्ष्म रूप होती है, छोटी होती है। ये जो बोली है ये परिमार्जित होकर ही भाषा होती रहती है, इसीलिए बोली जो है इसमें परिवर्तन होता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी। मतलब 1 कोस आप अगर चले जाएंगे तो आप वहाँ पे अगर पानी पिएंगे तो पहले 1 कोस पर पिया हुआ पानी और 1 कोस के बाद पिया हुआ पानी, इसमें फ़र्क आ जाएगा, पानी बदलता है। उसी प्रकार से अगर आप 4 कोस चले जाए तो भाषाएं बदल जाती है। जैसे जलगांव ज़िले में और धुलिया ज़िले में 100 किलोमीटर का अंतर है। इन 100 किलोमीटर में अगर आपने देखा तो धुलिया में जिस चीज़ को समझ लो, गाय का बछड़ा है, इसे खानदेश मतलब धुलिया ज़िले में धांड्या कहा जाता है, और जलगांव में जब वो आप चले जाएंगे तो जलगांव में उसी बछड़े को गोरा कहा जाएगा। हाँ, तो इस तरह के परिवर्तन, ऐसे कई शब्द आपको इसमें मिल जाएंगे कि हम क्या करते हैं, आयरानी है, जलगांव में भी आयरानी बोली जाती है, धुलिया में भी आयरानी बोली जाती है, लेकिन दोनों भाषा, एक ही भाषा दोनों इलाके में होने के बावजूद दोनों भाषाओं में अंतर आ जाता है, क्योंकि बोलियां जो है वह हमेशा परिवर्तित होती है, भाषा अब उतनी परिवर्तित नहीं होती, भाषा परिवर्तित नहीं होती, बहुत कम उसमें परिवर्तन आता है, और परिवर्तन आने के लिए काफ़ी समय लगता है। ठीक है,
तो इसी तरह से भाषा और इसमें वह रूप है। लिपिबद्ध जो रचना होती है उसे हम भाषा कहते हैं, और लिपि मुक्त जो रचना होती है उसे हम बोली कहते हैं। बोली में जो है सबसे अधिक लोक साहित्य चलता है, क्योंकि वह लिखा हुआ नहीं होता, वो मौखिक रूप से परंपरा से माँ से पुत्र या पुत्री को, और फिर वो अपने पुत्र को, और फिर वो अपने पुत्र को, इस तरह से हजारों वर्षों से ये परंपरा चलती आती है। और वो परंपरा बोलियों में चलती है, भाषाओं में इस तरह की लौकिक परंपरा, मौखिक परंपरा नहीं चलती। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि दोनों, बोली में भी और भाषा में भी साहित्य निर्माण होता है, लेकिन बोली का साहित्य यह मौखिक होता है और भाषा का साहित्य यह लिखित होता है। ठीक है, दोनों के व्यवहार में भी फर्क होता है, दोनों के व्यवहार अलग अलग होते हैं। इसका व्यवहार सीमित होता है और भाषा का व्यवहार ये विस्तृत होता है। वह लिपिबद्ध होने के कारण उसमें ज़्यादा ये देखा जाता है, ज़्यादा मात्रा में वो लिखा जाता है और फिर वह चिरकाल तक वह जीवित रहता है। इसीलिए भाषा और बोली में इस तरह का प्रमुख भेद है। मुझे लगता है आप ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे की वीडियो में हम दूसरे विषय पर चर्चा करें। ठीक है, धन्यवाद।